हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी सोशियोलॉजी। और डियर, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है पीवाई की क्वेश्चंस की, और जो कि अभी राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम चल रहा है। 29 जून को एग्जाम होना था, लेकिन वो आगे पोस्टपोन हो गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आज यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। और यार, मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो लिया है राजस्थान का ही पीजीटी लेवल का। और ये पेपर, ये क्वेश्चन जो है ओनली राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सभी स्टेट के पीजीटी लेवल एग्जाम के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो डियर, जैसे कि अभी हरियाणा में एच टेट होने वाला है 26-27 जुलाई को, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो डियर, हमने अपनी लास्ट वीडियो में लगभग 51 क्वेश्चंस को मैंने सोल्व कर लिया था, और आज की हम अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस को। 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को आज यहाँ इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है डियर। और डियर, जो कि चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जाते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो डियर, स्वागत है, करते हैं स्टार्ट। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिर क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52 कि सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा किसने दी थी। तो डियर देखिए, सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा देने वाले कौन थे, वो थे WF अग्रवाल जी। और ये जो ये सीरीज है इसको जरा थोड़ी सी रैपिड मोड में रखेंगे, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व कर सके, टाइम कम हमारा कंज्यूम हो। ठीक है डियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1838 के पूर्व समाज शास्त्र को किस नाम से जाना जाता था। तो डियर, समाज शास्त्र को 1838 से पहले सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था, जो कि अगस्टाम्टे जी ने इसको समाज शास्त्र का नाम देने से पहले इसको सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, who started teaching of sociology in Bombay University in 1990। 1919 में किसने बम्बई विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ किया था। तो वो कौन थे, तो वो थे पीटर गैडिस जी। पीटर गैडिस जी की अध्यक्षता में 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है डियर, हमारा ऑप्शन हो गया टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। देखिए ये कौन सी समाजशास्त्र की विषय नहीं है जिसका समाजशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता। सामाजिक क्रिया का किया जाता है, परिस्थिति एवं भूमि का अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक यानी सोशल प्रोसेस का भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन नाभिकीय क्रियाएं इस प्रकार का वहां पर कोई अध्ययन नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के रूप से सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है। 56 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है यानी सोशल पर्सपेक्टिव्स इज प्राइमली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है सामाजिक व्यवस्था को समझने से। तो कि हमारा राइट आंसर सामाजिक व्यवस्था को समझने से ये हमारा राइट आंसर हो गया सोशल पर्सपेक्टिव। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57, मानवतावादी समाजशास्त्रियों के विचार में वे कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको सुस्पष्ट रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। तो कौन कौन सी हैं वो, जिसमें मानवतावादी समाजशास्त्रियों के विचारों में उनको सुस्पष्ट रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। तो डियर वो है, देखिए, वे अनूठी ऐतिहासिक शक्तियां या क्रियाएं जिन्होंने मानव अनुभव के क्रम को मुख्य रूप से निर्मित किया है। तो इस प्रकार का जो सुस्पष्ट अध्ययन है वहां पर किया जाता है। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण
निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ बताना है कि वैज्ञानिक जो मेथड है उसमें उसका विशिष्ट लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है। तो डियर देखिए, विश्वसनीयता बिल्कुल है, वैधता है, पुनरावृत्ति यानी रिप्लिकेबिलिटी भी है, इसमें पुनरावृत्तिता भी आती है, लेकिन सहज बोध अध्ययन इस प्रकार की कोई विशेषता नहीं है वैज्ञानिक विधि की। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डियर क्वेश्चन जो पेपर है ये बहुत ही इजी लेवल का दिया गया है, पीजीपी लेवल का जिस टाइप का पेपर होना चाहिए बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं। सामाजिक संरचना की इकाइयां बतानी है आपको, इनमें से कौन कौन सी हैं। संस्थाएं है, समितियां दी हैं, समूह भी है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन की संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक कौन थे। जो चिंतन की संरचनात्मक विचारधारा है इसके समर्थक कौन थे, तो वो थे रेडक्लिफ ब्राउन जी। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना के तत्व या तत्वों को इंगित करने वाला क्या है। तो इंगित करने वाला कौन कौन से तत्व हैं, पढ़ लेते हैं इनको। फर्स्ट ऑप्शन है, सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अंतर संबंध, संरचनात्मक रूप से परिभाषित एवं व्यक्तियों की नियमित व्यवस्था, समूहों के बीच अंतर संबंध। तो डियर ये सभी विशेषताएं सामाजिक संरचना के तत्वों में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति को इंगित नहीं करता है। तो हमें बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन द एस्क्राइब्ड स्टेटस। जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, ऐसी कौन सी विशेषता है, परिस्थिति है जो हमें जन्म से नहीं मिलती, यानी हमें उसको अचीव करना पड़ता है अपनी मेहनत से। दियर यहाँ पर लिंग है, जाति भी है और आयु भी है, लेकिन जो शिक्षा है ये हमें अचीव करनी पड़ती है अपनी मेहनत के दम पर। तो डियर ये एक अर्जित परिस्थिति हो जाएगी। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति पुंज की अवधारणा देने वाले कौन थे। तो डियर कौन थे परिस्थिति पुंज की अवधारणा देने वाले, वो थे रॉबर्ट बर्टन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है, तो वो क्या कहलाता है। वह पद जिसे व्यक्ति समूह में अपने लिंग समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धियों के फलस्वरूप प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परिस्थिति। यानी हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने वाला इनमें से कौन सा कारक है, बताएंगे। हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया, जो भूमिका संघर्ष की यानी भूमिकाओं में संघर्ष। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एकमात्र भूमिका संघर्ष ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भूमिकाओं में जो संघर्ष है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच करने का है, मैच करना है, तुरंत मैच करना है, बताना है हमें और फिर अपना आंसर देना है। यहाँ पर सामूहिक प्रतिनिधानों का सिद्धांत देने वाले कौन थे, वो थे दुर्खिमजी। और आत्म दर्पण का सिद्धांत देने वाले कौन थे, वो थे फूले महोदय। और सामान्यकृत अन्य का सिद्धांत देने वाले कौन थे, जीएच मीर जी। ईगो ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो दिया था फ्रायड जी ने। तो हमारा राइट आंसर का क्या हो जाएगा, सामूहिक प्रतिनिधानों का सिद्धांत वन का सी। वन का सी 2 में भी है और 4 में भी है। तो देखते हैं, 1 का सी आत्म दर्पण का सिद्धांत, फिर 2 का डी, 2 का डी सी में 4 में भी है और 2 में भी है। सामान्यकृत अन्य का सिद्धांत फिर आएगा 3 का ए, ये गलत है, और यहाँ 3 का बी। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है डियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार एक नवजात कितने स्तरों से होकर गुजरता है। पियाजे क्या कहते हैं कि एक नवजात कितने स्तरों से होकर गुजरता है। इसके पहले कि वह आश्वस्त हो जाए कि उसके अस्तित्व के साथ वह बाह्य जो वस्तुएं हैं उनका भी अस्तित्व होता है। तो पियाजे के अनुसार ऐसी कितनी अवस्थाएं हैं, ऐसी अवस्थाएं 6 होती हैं। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है इनमें से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। तो समाजीकरण का अभिकरण नहीं है ये बताना है। तो परिवार भी है, पड़ोस भी है और आनुवंशिकता भी है। लेकिन जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, नहीं सॉरी, ये क्या बोलते हैं इसको, परिवार भी है, पड़ोस भी है और राजनीतिक संस्थाएं भी हैं। लेकिन आनुवंशिकता समाजीकरण का एक उदाहरण नहीं है या एक कारण नहीं है। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवस्था और व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को क्या कहता है। जो व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं सोशल कंट्रोल। क्या कहते हैं उनको, सोशल कंट्रोल। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता का पुत्र के व्यवहार पर नियंत्रण किस श्रेणी में रखेंगे। जो पिता है पुत्र के व्यवहार पर जो नियंत्रण रखता है, इस प्रकार के नियंत्रण को क्या कहेंगे। तो इस प्रकार के नियंत्रण को कहेंगे अनौपचारिक नियंत्रण। अनौपचारिक नियंत्रण जो होते हैं वो परिवार के, फैमिली के, समूह के, समुदाय के जो अनौपचारिक नियंत्रण होते हैं उसमें आते हैं। औपचारिक नियंत्रण में कानून आता है और कानून, स्पेशली जो कानून का उल्लंघन करने पर जो दंड दिया जाता है वो इस प्रकार का नियंत्रण औपचारिक नियंत्रण कहलाता है। ठीक है डियर, और जो फैमिली और समूह द्वारा कुछ नियम रूल्स बनाए होते हैं उनको औपचारिक अनौपचारिक नियंत्रण में रखते हैं। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। आपको बताना है कि सामाजिक नियंत्रण के कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे चेतन अचेतन नियंत्रण, ये किसके द्वारा दिया गया था। ये दिया गया था, बताइए जरा, इन तीनों के बारे में बताना है। चेतन अचेतन नियंत्रण किसके द्वारा दिया गया था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण किसके द्वारा, और सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किसने दिया था। और यहाँ पर राइट आंसर तो हो गया 4। आपको मुझे बताना है ये तीनों टाइप के जो नियंत्रण थे किस किस के द्वारा दिए गए थे, कौन कौन से समाजशास्त्री ने ये नियंत्रण के बारे में बताया था। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन नहीं है। देखिए डियर, क्वेश्चन है कौन सा औपचारिक साधन नहीं है सामाजिक नियंत्रण का। तो अभी बताया था मैंने जस्ट ऊपर कि जो कानून द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो जिस प्रकार का वो दंड दिया जाता है समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो औपचारिक नियंत्रण कहलाते हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं, कानून में कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ आता है कारागाह या जेल, अदालतें, विश्वविद्यालय भी आते हैं। लेकिन जो जनरीतियां हैं इस प्रकार ये हमारा राइट आंसर हो गया। जनरीतियां जो है समाज के द्वारा या समुदाय द्वारा, परिवार द्वारा कुछ जनरीतियां फोकवेज बनाई जाती हैं जिनका पालन करना समूह के लिए आवश्यक माना जाता है। और ये अनौपचारिक नियंत्रण में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह किस पर किया है। जो वर्ग का निर्धारण है किस पर आधारित है, कार्ल मार्क्स के द्वारा। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का विरोधी है। सामाजिक स्तरीकरण का विरोधी कौन होता है आपको बताना है। यहाँ पर कौन होता है जो सामाजिक स्तरीकरण है उसमें क्या क्या पाया जाता है ये बताना है। हाँ, कौन कौन से इसके सामाजिक स्तरीकरण के पाए जाते हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है। असमानता पाई जाती है, विषमता पाई जाती है, अनेकता यानी विविधता पाई जाती है। लेकिन जो समानता है
समान जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी उनमें स्तरीकरण नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदग्र गतिशीलता किससे संबंधित है? हमें यह बताना है जो वर्टिकल मोबिलिटी है वो किससे संबंधित है डियर? वो संबंधित है, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, यानी जो सेंसिबिलिटी है, सॉरी, हम क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे थे वर्टिकल गतिशीलता। ठीक है, तो वर्टिकल मोबिलिटी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन, यानी गतिशीलता के बारे में पूछा है ना, जो सामाजिक वर्ग गतिशील सामाजिक वर्ग स्थिति में जो परिवर्तन आता है वो उदग्र गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक अंत्यक्रिया की दशा नहीं है? सामाजिक अंत्यक्रिया में क्या क्या होता है? इसमें सामाजिक संपर्क होता है, पृथकता होती है, संचार होता है। ठीक है डियर, सामाजिक अंतःक्रिया में क्या क्या शामिल हैं, कौन कौन सी दशाएं शामिल हैं? उसमें शामिल है सामाजिक संपर्क, कम्युनिकेशन, सेंसिबिलिटी, बट जो पृथकता यानी आइसोलेशन है, इस प्रकार की कोई इसकी जो सामाजिक अंतक्रिया है इसमें ऐसी कोई दशा नहीं होती। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समान उद्देश्य जो इतने सीमित हैं कि सब उनके भागीदार नहीं बन सकते को पाने का प्रयत्न को क्या कहते हैं? क्या पूछ रहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समान उद्देश्य जो कि इतने सीमित हैं जो कि इतने सीमित हैं कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते लेकिन उनको पाने का प्रयत्न सब करते हैं, तो ऐसे प्रयत्न को क्या कहेंगे? तो ऐसे प्रयत्न प्रयत्न को कहेंगे डियर प्रतिस्पर्धा। यानी जैसे अभी एग्जाम होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी उसमें उसको फाइट कर जाएं और सभी उस पोस्ट पर बैठ जाएं कि जितने भी पोस्ट एक है, और उसको पाने के लिए प्रतिस्पर्धा लाखों की संख्या में होती है, लेकिन कोई काबिल ही जो उस एग्जाम को फाइट कर ले जाएगा वो ही उस पद को प्राप्त करेगा। लेकिन पाने की लालसा यानी पाने की इच्छा सभी को होती है, तो प्रतिस्पर्धा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों की इच्छा का विरोध प्रतिकार बलपूर्वक रोकने के विचार पूर्वक प्रयत्न को क्या कहते हैं? जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों की इच्छा का विरोध प्रतिकार और बलपूर्वक रोकने के विचार पूर्वक प्रयत्न को क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रयत्न को कहते हैं संघर्ष। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेधारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध सम्मिलित हैं जो आधारित हो, तो वो किस पर आधारित होने चाहिए? जो नातेदारी व्यवस्था है वो किस पर आधारित होगी? विवाह संबंध पर आधारित होगी और रक्त संबंध, यानी हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ये दोनों होने बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को क्या कहते हैं? जो अनेक हैं, अनेक संस्कृतियों में कुछ कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों को एक दूसरे से औपचारिक औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है परिहार व्यवहार। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो ऐसी नातेदारी को क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है मातुल्य, यानी एवेंक्यूलेट। यह नातेदारी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को प्रमुख स्थान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों का आरक्षण दिया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 335। क्लियर? और अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार करता है। और 70 क्या कहता है?
अस्पृश्यता का अंत करता है। और क्लियर, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 335। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कारण महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा कारण है जो भारत में महिलाओं की जो स्थिति है वो निम्न है? उसका कारण कौन कौन सा? संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में लेडीज का शोषण होता है, यानी मेंटली और फिजिकली वो शोषण होता है, क्योंकि वो लेडीज की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है बाल विवाह। ये भी महिलाओं की निम्न स्थिति का एक कारण है। और जो महिला की जो निम्न शिक्षा है वो भी इसका एक कारण है। नहीं नहीं सॉरी, निम्न, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। जो महिला शिक्षा है ये महिलाओं की स्थिति को निम्न नहीं बनाती, बल्कि इसकी महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ठीक है ठीक है, तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा में सम्मिलित है? तो आपको यहाँ बताना है जो कौन कौन सा ऐसा वाक्य है जो अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा में सम्मिलित है। फर्स्ट ऑप्शन है, समूह एकात्मकता की निम्न भावना जो सबको सम्मिलित करने के अनुरूप अनुभव से निकलती है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 1 गलत, राइट आंसर हो गया। परिभाषा में सम्मिलित बताना है, समूह एकात्मकता की मजबूत भावना जो आंशिक रूप से अलग कर देने के समग्र अनुभव पर आधारित है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा दी थी? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सुझाव देने वाले कौन थे? तो वो थे वेरियर एल्विन जी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय अंतरण शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? जो जनांकीय अंतरण बताना है। व्हाट व्हाट डज द टर्म ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टैंड्स फॉर? इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें सब प्रकार के जो है जनांकी के अंतरण के शब्द के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि जन्म और मृत्यु दर का उच्च स्तर, ये भी है इसमें शामिल। जन्म और मृत्यु दर का नीचा स्तर भी शामिल है। मृत्यु दर में गिरावट और जनसंख्या में वृद्धि, ये भी इसके लिए जनांकी के अंतरण है, इसके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। अब ये जो कारक दिए गए हैं इनको पढ़ना है और इनके आधार पर बताना है जनसंख्या विस्फोट का व भारत में कौन सा कारण है। तो पढ़ते हैं। पहला दिया ऑप्शन, बढ़ती जन्म दर, अ- अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास, घटती मृत्यु दर, विवाह विवाह की बढ़ती उम्र। तो डियर यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या विस्फोट का कारण बने थे। बताइए जरा देखिए और चेक कीजिए आपका राइट आंसर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ए बी सी, क्योंकि जो विवाह की बढ़ती उम्र है ये जनसंख्या को नियंत्रण करने में सहायक है, न कि जनसंख्या विस्फोट में। ठीक है डियर, जो ऊपर के 3 ऑप्शन है वो जनसंख्या विस्फोट के कारण बनने वाले हैं। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों को एकत्रीकरण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन की जो योजना तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? जो आंकड़ों का एकत्रीकरण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन के लिए जो योजना तैयार की जाती है उसे क्या कहलाती है? वो कहलाती है सोशल रिसर्च। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है? जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है? क्या किया जाता है तथ्य संकलन? इसमें किया जाता है तथ्यों का वर्गीकरण, यानी पहले तथ्य को इकट्ठा करेंगे, फिर उनको एक उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है डियर, तो इस प्रकार राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक प्रकार का पत्ती चयन जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो किसी प्रकार का एक चयन है यानी पत्ती चयन एक चयन है जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर क्या किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्षेत्र, यानी जो भौगोलिक आधार पर किया जाता है ना तो इसे एक एरिया यानी एरिया सैंपल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं? जब समग्र की सभी इकाइयां, जो समग्र की सभी इकाइयां होती हैं उनको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उनको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्राप्त हो जाए तो ऐसे चयन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दैव निदर्शन यानी रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? जो एक प्रतिनिधि पूर्ण निदर्शन है उनमें से निम्न में से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया विशाल क्षेत्र। हमारा राइट ऑप्शन नंबर 1 हो गया। एक प्रतिनिधि तो पूर्ण निदर्शन की निम्न में से विशेषता नहीं है वो हो गया जो लार्ज एरिया है, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक पत्ती चयन जो स्पष्ट रूप से सुविधा के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जो एक पत्ती चयन है जो सुविधा के आधार पर तय किया जाता है तो उसे कहते हैं आकस्मिक प्रति चयन। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, आकस्मिक प्रति चयन उसे कहते हैं। तो डियर ये थी आज की ये वीडियो और यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिया है और आगे की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इस प्रकार 50-50 क्वेश्चन APYQ लेकर आती रहूंगी और जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी है उसमें आपको काफी बेनिफिट हो सके। और डियर फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है डियर, जो क्वेश्चन पूछा है जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा था जो नियंत्रण के रूप से जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण, चेतन अचेतन नियंत्रण, इनके बारे में देने वाले कौन थे, जो कॉन्सेप्ट देने वाले कौन से समाजशास्त्री थे उसके बारे में उसमें जो कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है यार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।